ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान पर हमारी चर्चा चल रही है, हमारी बात हो रही है। और राजनीति विज्ञान का जो भाग 2 है उसका पहला अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, उस पर हमारी बात चर्चा चल रही है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं, जिनमें पहले वीडियो में राष्ट्र का अर्थ, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, राष्ट्र निर्माण की तत्कालीन चुनौतियों पर हमने बात करी। और फिर दूसरे वीडियो में जो एक महत्वपूर्ण चुनौती थी, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। और आज यह इसी क्रम में तीसरा वीडियो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पर। और आज की जो प्रमुख चुनौती है जिस पर हम बात करने वाले हैं, जिसको हम समझने वाले हैं, वो है देशी रियासतों या रजवाड़ों का भारत संघ में विलय। उसमें क्या समस्या आई, क्या दिक्कत आई, किस तरह से उनको विलय किया गया। और उसमें भी हमारा जो मुख्य फोकस रहेगा वो जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद रियासत, कश्मीर रियासत, मणिपुर रियासत, और इसके अलावा जो फ्रांसीसी उपनिवेश हैं उनको कैसे भारत संघ में विलय किया गया। और इसके अलावा जो पुर्तगाली उपनिवेश थे उनको भी भारत संघ में किस प्रकार से सम्मिलित किया गया, इस पर हमारी चर्चा रहेगी। विस्तार पूर्वक हम इन बातों को समझेंगे। यह जो वीडियो है ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी सिद्ध होगा ही। इसके अलावा अन्य विभिन्न परीक्षाओं की, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा कई जो है प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इसलिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अंत तक देखें। और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ, उम्मीद आपकी बांध सकता हूँ कि अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि वीडियो को इस तरह से बनाने की कोशिश की गई है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँच सके। इसलिए आप अवश्य देखें। एक निवेदन और करना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और यदि आपने मेरा चैनल BS रानास कॉर्नर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का जो बटन है, उसको भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन या जानकारी आपको जो है तुरंत मिल जाएगी। तो आइए आज इसकी जो आज का जो हमारा टॉपिक है देशी रियासतों का भारत संघ में विलय, उस पर हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। आज की चर्चा के जो प्रमुख बिंदु रहेंगे, हमने कहा मुख्य बिंदु तो मुख्य जो टॉपिक है, चुनौती है, वो तो रियासतों या देशी रियासतों और या रजवाड़ों का भारत संघ में विलय की है। और उसके अंतर्गत हम जिन उपशीर्षकों पर बात करेंगे तो पहला होगा स्वतंत्रता से पूर्व देशी रियासतों या रजवाड़ों की स्थिति, रियासतों के प्रकार, रियासतों के विलय की चुनौती, रियासतों के विलय के प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण रहा, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा रियासतों का भारत संघ में जो विलय की जो प्रक्रिया रही वो किस प्रकार की रही, उस पर हम बात करेंगे। फिर हम जूनागढ़ रियासत पर बात करेंगे कि उसकी क्या समस्याएं थी, कैसे उसको भारत संघ में विलय किया गया। उसके बाद हैदराबाद रियासत को भारत संघ में विलय पर चर्चा होगी। फिर कश्मीर रियासत पर, फिर मणिपुर रियासत, और उसके बाद फ्रांसीसी उपनिवेशों का भारत संघ में विलय और पुर्तगाली उपनिवेशों का भारत संघ में विलय। इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और अंत में जो मेरे विद्यालय के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो ये वीडियो जब पूरा हो जाएगा, इस टॉपिक में जो भी बातें आई हुई उन्हीं पर आधारित कुछ गृह कार्य हैं वो मेरे विद्यालय के विद्यार्थियों को करना अनिवार्य है। उनको नियमित काम दिया जा रहा है, वो उसको कर रहे होंगे, उनको करना है। और उसकी फ़ोटोज़ भी जो है वो भेजते रहें। तो आइए शुरू करते हैं, अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। यहाँ पर ये चित्र जो दिया हुआ है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। इनका बहुत बड़ा योगदान इस रियासतों के एकीकरण में रहा। आगे उस पर काफ़ी बात होगी। और इसके अलावा आप मैप देख रहे हैं इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन, तो भारत की आज़ादी से यानी विभाजन से पूर्व और बाद का जो ये आप देख रहे हैं ये सीमाएं हैं, तो इस पर भी आगे बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा, हमारी चर्चा का जो पहला बिंदु है वो है स्वतंत्रता से पूर्व देशी रियासतों की स्थिति। तो स्वतंत्रता से पूर्व जो है भारत 2 भागों में बटा था। एक ब्रिटिश भारत, जिसे अंग्रेज भारत भी कहते थे, और दूसरा जो है वो देशी रियासत या रजवाड़े थे। तो जो ब्रिटिश भारत था उसको मानचित्र पर दिखाने के लिए अक्सर
लाल रंग से उसको दिखाया जाता था, इसलिए उसे लाल भारत भी कहा जाता था। जबकि जो दूसरी रियासतें थी, राज्य रजवाड़े वाले देशी रियासतें जो थीं, उन्हें मानचित्र में पीले रंग से दिखाया जाता था, इसलिए उसे पीला भारत भी कहा जाता था। तो इस तरह से 2 भागों में बटा था। और मैं और 2 चीज़ और जोड़ना चाहूँगी, केवल 2 नहीं बल्कि 4 हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर फ्रांसीसियों के भी कुछ उपनिवेश थे जो 1954 तक चले, और फिर पुर्तगालियों के भी कुछ उपनिवेश थे जो 1961 तक चले। तो इस तरह से अगर हम देखें तो स्वतंत्रता से पहले ये 4 भागों में ये बटा हुआ था। तो जो जो अंग्रेज भारत है, या कह सकते हैं जो ब्रिटिश भारत है, वो क्षेत्र था, भारत का वो क्षेत्र था जिस पर जो है अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण हुआ करता था, प्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ करता था, वो सीधे उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। जबकि जो देशी रियासतें हैं या रजवाड़े हैं, वो क्षेत्र था जिस पर देश के छोटे जो राजा महाराजे हैं वो शासन कर रहे थे, और स्वायत्त रूप से शासन कर रहे थे। हालांकि उन्होंने ब्रिटेन के राजा से या अंग्रेज सरकार से जो है संधि की हुई थी, और उनके प्रति वफादारी की उन्होंने शपथ ली थी। बदले में जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश राजा है, उन्होंने उसको संरक्षण दिया था कि यदि उन पर किसी प्रकार का कोई आक्रमण होता है, अगर आपने इतिहास में देखा होगा तो आपने सहायक संधि के बारे में सुना होगा, आपने राज्य हड़प नीति के बारे में सुना होगा, तो ये उसी दौरान इस तरह की शर्तें उनके साथ बंधी हुई थी। तो उनको ब्रिटिश संरक्षण उनको प्राप्त था, अर्थात उन पर अगर कोई हमला हो या किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो सीधा वो राजा उनकी रक्षा करेगा। इस तरह का आपस में उनकी संधियाँ थीं, और क्योंकि उनको इस प्रकार का ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त था तो इसे ब्रिटिश संरक्षण भी कहा जाता है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा लाल भारत और पीला भारत की जो हम बात कर रहे थे, तो जो लाल भारत है, लाल भारत ये वाला जो इलाका है जिस पर अंग्रेजों का जो है सीधा नियंत्रण रहता था, तो ये अगर आप देख रहे होंगे, ये पीले से अगर आप देख रहे होंगे, ये वाला ये जो सारे इलाके हैं, ये जो सारे इलाके हैं, ये जो सारे इलाके हैं, ये इलाके हैं, ये वाले इलाके हैं, ये हैं, तो इन सारे इलाकों पर जो है अंग्रेजों का नियंत्रण था। और बाकी का जो ये आप देख रहे हैं जिसको पीला भारत कहा जाता है, ये वाला चाहे ये वाला हिस्सा है, चाहे ये वाला जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, आप हैदराबाद वाला इधर हिस्सा देख रहे हैं, और बहुत सारे हैं, उड़ीसा में हैं, इधर बिहार साइड में है, पूरा मध्य प्रदेश में है, भोपाल, और इधर मैसूर, त्रावणकोर, और बहुत सारी ये सारी देशी रियासतें हुआ करती थी। इसको पीला क्योंकि पीले कलर से दिखाया जाता था, तो इसलिए इसे पीला भारत भी कहते थे। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है रियासतों के प्रकार। तो रियासतें थी कितनी, रियासतों की कुल संख्या थी कितनी? तो असल में जो रियासतें थी उनकी कुल संख्या 562 थी, और उन 565 थी, और उन 565 रियासतों में से 552 तो भारत में थी। यानी भारत में मतलब कि जब भारत का विभाजन हो गया तो भारत की जो सीमा के अंतर्गत थी, जैसे मैंने कहा ये जैसे हैदराबाद का हो गया, इधर आपका भोपाल हो गया, और इधर राजस्थान का लगभग पूरा इलाका था, इधर आपका ये बेंगलोर मैसूर वाली रियासत हो गई, इधर ये वाला इलाका हो गया। तो ये सारा का सारा जो है ये लगभग 552 रियासतें तो भारत में थी, और 13 रियासतें जो हैं वो पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान की सीमा के अंतर्गत थी। तो कुल मिलाकर के 565 रियासतें थी। इस टॉपिक पर कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है, कहीं 562 मिलेगा, कहीं 565 मिलेगा, कहीं 552 मिलेगा। तो फिर इस प्रकार की दिक्कत आती कि ये रियासतें थी कितनी। तो एग्जैक्टली कहा जा सकता है कि 500 स्वतंत्रता के समय भारत में 565 रियासतें थीं, जिनमें 552 भारतीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत थीं, और बाकी जो 13 रियासतें थीं वो पाकिस्तान सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आती थीं। तो आकार प्रकार के कारण इनको जो इनका आकार था उसके कारण इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे बड़ी रियासतें, तो बड़ी रियासतों से मतलब था कि इनके पास क्षेत्रफल भी बड़ा था। जैसे ये हैदराबाद है तो ये पूरा का जो इलाका है, ये वाला ये जो जा रहा है, ये सारा का सारा जो है ये हैदराबाद रियासत है, और 3 भाषी क्षेत्रों से मिलकर के बना है। 3 भाषी क्षेत्रों का मतलब है कि इधर आपका ये मराठवाड़ा हो गया, इधर ये कन्नड़ हो गया, इधर आपका तेलुगु भाषी क्षेत्र हो गया। तो इन 3 भाषी क्षेत्रों से मिलकर बना है। जब हम आगे का टॉपिक राज्य पुनर्गठन पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि इसको 3 भागों में बांट दिया। कुछ हिस्सा इसका महाराष्ट्र के पास चला गया, कुछ हिस्सा इसके पास जो है कर्नाटक के पास चला गया, और बाकी तेलंगाना तो बना ही है। तो इस तरह से ये बड़ी रियासतें थी। जैसे हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, ये मैसूर हो गया, इधर ये आपका कश्मीर रियासत हो गई।
तो ये बड़ी रियासतें थी, कुछ मध्य स्तर की रियासतें थी। इनके अंदर जैसे ग्वालियर हो गया, इधर का मध्य प्रदेश वाले इलाके में ग्वालियर हो गया, जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, इधर जयपुर आपका राजस्थान में, और इधर भोपाल हो गया, बड़ौदा गुजरात में, और इसी प्रकार से आधी रियासतें थी। और कुछ रियासतें जो है छोटी रियासतें थी, जैसे रामपुर, टोंक हो गया, बांका हो गया, और कुछ पहाड़ी रियासतें थी जैसे अपने उत्तराखंड में भी थी। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं 3 भागों में बटा हुआ था। अब आगे जो रियासतों की विलय की चुनौती क्या थी, असल में जैसा आप जानते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि माउंटबेटन योजना, उसी योजना के तहत बाद में उसको संसद में लाया गया 4 जुलाई 1947 को, और बाद में 18 जुलाई 1947 को उसको स्वीकृति मिली, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से भी जाना गया। तो उस में यह घोषणा की गई थी कि ब्रिटिश भारत को जो है 2 भागों में बांटा जाएगा। 2 भागों से मतलब है कि एक हिस्सा मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान होगा, और बाकी का जो शेष भारत होगा, जो शेष जो हिस्सा होगा वो भारत कहलाएगा। और इसके अलावा ये भी उसमें बात रखी गई, उस स्वतंत्रता अधिनियम में ये बात भी थी कि जो रियासतें हैं उनको ब्रिटिश संरक्षण से मुक्त किया जाएगा। जैसे मैंने भी बात करी कि ब्रिटिश संरक्षण से मतलब था कि ये जो रियासतों के जो छोटे छोटे राजे रजवाड़े जो थे, इन राजे रजवाड़ों ने ब्रिटेन के राजा के साथ एक तरह से संधि करी थी, ब्रिटेन की सरकार के साथ एक संधि थी, जिसका मतलब था कि वो उनके प्रति वफादार रहेंगे और बदले में उनको संरक्षण मिलता रहेगा। तो स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा ये कहा गया कि भैया आपको जो है संरक्षण से मुक्त किया जाएगा और आप अपना भविष्य स्वयं तय करें। उसी स्वाधीनता अधिनियम में ये बात भी थी कि आप इस बात का निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाओ, चाहे तो आप भारत में सम्मिलित हो सकते हैं, और चाहो तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो यह निर्णय करने का अधिकार जो है राजाओं को दिया गया, वहाँ की जनता को नहीं, बल्कि वहाँ के राजाओं को अधिकार दिया गया कि वो अपने हिसाब से तय करें कि वो कहाँ और किस तरह से रहना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या हो गई फिर स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि अगर 562 जैसा कि रियासतों ने करना भी शुरू कर दिया, तो 552 अगर हम भारत की बात करें तो 552 भारत में की सीमा के अंतर्गत 552 की 552 अगर स्वतंत्र रहना चाहें तो भारत एक नहीं बल्कि 553 देश हो जाते। फिर पाकिस्तान एक और बन गया था 54 और 13 रियासतें वहाँ थी, तो फिर ये तो देशी देश हो जाते। अंग्रेजों ने एक प्रकार की चाल बिछाई दी, चले गए कि संभवतः वो जो है फूट डालो राज करो की नीति हमेशा उनकी रही है। तो उन्हें लगा इस तरह से उलाड़ मर करके फिर से हमारे पास ही आएंगे कि भाई आप ही संभालो। तो इस तरह की स्थिति थी। तो ये बड़ा एक अखंड भारत को बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती सामने आ गई थी। और जैसे ही ये फैसला हुआ तो उसने अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया। त्रिकोणाकार हो गया, त्रिकोणाकोर हो गया, हैदराबाद हो गया, भोपाल आदि जो के जो शासक थे उन्होंने स्वतंत्र कश्मीर जो है उन्होंने ये कह करके माने स्वतंत्र रहने की उन्होंने घोषणा कर दी कि वो जो है स्वतंत्र रह करके स्वायत्त रह करके अपना क्या करने वाले हैं, शासन चलाने वाले हैं। अब जो इधर गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री थे और प्रधानमंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वो चाहते थे कि इन रियासतों का, और वो क्या भारत सरकार चाहती थी कि रियासतों का भारत संघ में किसी तरह से क्या किया जाए, विलय किया जाए, क्योंकि एक भारत अखंड भारत बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी था। तो उन्होंने रियासतों के जो शासक थे, राजा थे, उनसे बात करी और बात करके उनको इस बात के लिए तैयार करने की कोशिश की कि वो अपने संविधान सभा में सम्मिलित हो जाएं। अगर वो संविधान सभा में सम्मिलित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उसका मतलब अपना प्रतिनिधि वहाँ भेजते हैं तो इसका मतलब वो संविधान को मानेंगे, फिर तो उसके अधीन आएंगे। शामिल होने पर उनसे बातचीत की। बहुत सारे शासकों ने, जैसे भोपाल के शासक ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो ये बहुत सारी घटनाएं इस तरह से, कोई स्वतंत्र रहने की बात कर रहा है, कोई संविधान में हम नहीं शामिल होंगे, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इससे बड़ी दिक्कतें फिर जो है सामने आनी शुरू हो गई। तो इससे हुआ ये कि अब भारत का विभाजन या कह सकते हैं उसका विखंडन होने की स्थिति के में वो आ गया। तो अब ये तो हमारी जो स्वाधीनता आंदोलन हमने लड़ा था, स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा था, उस स्वतंत्रता आंदोलन पर के दौरान ही इस बात पर सहमति हुई कि भारत जो स्वतंत्र जो भारत होगा वो एक लोकतांत्रिक भारत होगा। और अब जिस तरह से ये रियासतें अपना रुख अपनाए हुई थी कि वो स्वतंत्र रहना चाहती हैं, वो संविधान में शामिल नहीं होना चाहती हैं, तो इससे स्पष्ट हो गया था कि हमारा जो लक्ष्य, हमारा जो लोकतंत्र का वो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं पूरा हो पाएगा क्योंकि जो ये रियासतों के शासक थे इनका तो लोकतांत्रिक चरित्र था ही नहीं। ये अपनी जनता को, अपनी प्रजा को जो है लोकतांत्रिक अधिकार देने के बिल्कुल भी क्या नहीं थे, पक्ष में नहीं थे। तो इससे एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी विकट समस्या हो गई थी कि किस तरह से इस समस्या का जो है समाधान किया जाए। तो ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल का चित्र है, और बाकी ये भारत विभाजन से पूर्व का ये मैप यहाँ पर दिया हुआ है, ये रियासतें हैं।
ये आप देख रहे हैं, ये सारी रियासतें दिखा रखी हैं, और बाकी का जो ये दिख रहा है आपको पीला भारत, ये अंग्रेज़ों के अधीन भारत हैं। तो अब फिर अगली तो फिर आगे जो अगली बात थी उसमें ये था कि रियासतों की विलय के प्रति अब सरकार ने क्या दृष्टिकोण अपनाया। तो भारत में राष्ट्र निर्माण के लिए जो है लोकतांत्रिक तरीके को अपनाया गया। हम पहले ही शुरू की वीडियो में बात कर चुके थे कि देखिए, राष्ट्र निर्माण की दो प्रक्रिया, तो आप बलपूर्वक कर सकते हैं या फिर आप लोकतांत्रिक तरीके से कर सकते हैं, और कभी कभी बलपूर्वक और लोकतांत्रिक दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन भारत ने लोकतांत्रिक तरीका का ही इस्तेमाल किया, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से किया गया जो राष्ट्र निर्माण है वो निश्चित रूप से जो है वो लंबा चलने वाला है। बलपूर्वक कुछ समय तक तो आप किसी को बांध कर मानी ज़बरदस्ती अपने में शामिल कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके को अपनाया गया। जो अंतरिम सरकार बनी थी, उस अंतरिम सरकार ने रजवाड़ों को, जो राजे रजवाड़े थे, छोटे छोटे जो देशी रियासतें, छोटी बड़ी जो देशी रियासतें थी, उन देशी रियासतों को समझा बुझा करके भारत में विलय करने के लिए भारत में विलय करें, अपनी सहमति दें, इसके लिए उन्होंने काम किया। तो हालांकि जो मुस्लिम लीग थी उसका तो ये मत था कि भाई रियासतों को अपनी मर्जी का रास्ता चुनने दो, चुनने की छूट होनी चाहिए, क्योंकि उसे पता था कि 552 रियासतें भारत में हैं, टूटेगा तो उतने अगर वो सब स्वतंत्र रहेंगे तो उतना उन्हें शायद खुशी होगी। तो इस तरह से कांग्रेस जो है वो किसी भी तरह से रियासतों का भारतीय संघ में जो है विलय करना चाहती थी, और एक जटिल कार्य था। तो किस तरह से जो है भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में विलय करने के लिए तैयार किया जाए। तो भारतीय रियासतों के विलय के लिए जो है 22 जून 1947 को जो है फिर एक सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो है एक रियासत मंत्रालय का गठन किया गया, और उनका सचिव बनाया गया वीके मेनन। वीके मेनन जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनके भी सचिव रहे थे, और उन्हीं लॉर्ड माउंटबेटन से ही सहयोग लेकर के, उनकी हेल्प लेकर के कि किस तरह से भारतीय संघ में इनको विलय किया जा सकता है, तो उस पर उन्होंने चर्चा करी वीके मेनन के द्वारा। तो उनकी जो चतुराई थी, उनकी जो कूटनीति थी, उनके जो अथक प्रयास थे, उनके जो विलय करने के लिए जो तरीका उन्होंने अपनाया, तो उसके कारण रियासतों के एकीकरण का कार्य जो है धीरे धीरे सही लेकिन वो पूरा हो गया। और रियासतों के एकीकरण की जो प्रक्रिया चली उसमें 3 बातें मुख्य रूप से उभर करके सामने आई। तो पहली तो ये थी कि अधिकांश जो रियासतें थी वो भारत संघ में विलय होने के लिए वो तैयार हो गई, वो चाहती थी कि विलय हों। दूसरा, रियासतों के एकीकरण को लेकर के भारत सरकार का रुख जो है वो लचीला था। लचीला, बहुत कठोर रुख उसने नहीं अपनाया, जैसे हमने कहा लोकतांत्रिक तरीका पद्धति उसने अपनाई। क्योंकि, और ऐसा कैसे कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं क्योंकि कुछ एक रियासतों को वह स्वायत्तता देने के पक्ष में भी थी, जैसे कश्मीर रियासत है, और जैसे बहुत सारी रियासतें विभिन्नताओं को जहाँ बनाए रखने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों की विशेष मांगों को संतुष्ट करने के लिए वहाँ लचीला रुख अपनाया गया। बहुत ज़्यादा सख्त या कह सकते हैं इस तरह से अपनी शर्तें उन पर नहीं थोपी गई। तो और तीसरी बात ये निकल करके आई कि विभाजन के कारण जो है विभिन्न क्षेत्रों के सीमांकन पर चल रही जो खींचतान थी के कारण जो है देश की एकता और अखंडता का मुद्दा जो है अहम हो गया। तो जो सीमांकन को लेकर के जो खींचतान चल रही थी रियासतों को लेकर के, तो उससे बात उभर करके आई कि भाई देश की और एकता और जो अखंडता है वो महत्वपूर्ण है, और उसको किसी भी तरह से अक्षुण्ण बनाए रखना है। तो ये 3 बातें मुख्य रूप से उभर करके सामने आती, जिससे सरकार का जो दृष्टिकोण है वो तय होता है, स्पष्ट होता है। तो फिर जो अब हम एक एक करके जो रियासतें हैं उनके एकीकरण पर बात करेंगे कि उनकी दिक्कतें क्या थी और किस तरह से उनको भारत संघ में सम्मिलित किया गया। तो जो जूनागढ़ रियासत है उसका विलय, तो जूनागढ़ जो रियासत है लगभग 1806-7 के आसपास वहाँ पर बाबी वंश के शासकों ने जूनागढ़ पर जो है स्वायत्त रूप से अपना शासन करना आरंभ कर दिया था। और जब 1947 का समय था, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो उस समय महावत खां नाम का जो व्यक्ति है वो वहाँ शासक है, वहाँ पर शासन कर रहा था। इस जूनागढ़ रियासत की विशेषता ये थी कि शासक तो मुसलमान है, लेकिन जबकि जो प्रजा थी वो अधिकांश प्रजा, यानी लगभग 80% जो उसकी आबादी थी वो हिंदू आबादी थी। और इधर पाकिस्तान, क्योंकि उनको बहकाने की कोशिश कर रहा था। ये आप अगर मैप देख रहे हैं तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका क्या नाम है इसका, जूनागढ़ रियासत का है। तो पाकिस्तान इसको, ये शासक को बहका रहा था कि वो जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में अपना विलय करें। तो उसी के बहकावे में आकर के 8 सितंबर 1947 को जो है
उसने महावत खां ने जो है पाकिस्तान में विलय करने की घोषणा कर दी। अब स्वाभाविक सी बात थी कि भारत सरकार ने इसका तुरंत विरोध किया। 12 सितंबर को इसका विरोध किया। जो हिंदू जनता थी, क्या नाम है इसका, जूनागढ़ की, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो भारत में ही रहना चाहती थी, वो पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं होना चाहती थी। तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया, अपने शासक का, महावत खां का विरोध करना शुरू कर दिया। और विरोध इतना उग्र हो चला कि महावत खां को डर के मारे अपने परिवार सहित जो है वो पाकिस्तान चला गया। इस तरह से सपरिवार वो पाकिस्तान चला गया। तो इसके बाद जूनागढ़ जो है वो शाहनवाज़ भुट्टो, आपने अगर पाकिस्तान की बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम सुना होगा, तो जो बेनज़ीर भुट्टो है उनके दादा थे और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है उनके पिताजी थे। तो अब ये उनके नियंत्रण में आ गया। नवंबर 1947 में शाहनवाज़ भुट्टो ने भी जो है भारत संघ में सम्मिलित होने की हामी भर दी, अपने आप ही पेशकश कर दी। एक तरह से वो सहमत हो गया कि वो जो है भारत संघ में सम्मिलित होना चाहता है। लेकिन यहाँ सरदार पटेल को लगा कि अगर इस तरह से इसको मानी जूनागढ़ को भारत संघ में सम्मिलित कर लिया जाए तो शायद ये गलत मैसेज हो जाए कि डरा धमका करके शाहनवाज़ भुट्टो से को जो है भारत में सम्मिलित कर दिया गया है। तो इसलिए उन्होंने जो उन्होंने पेशकश करी थी उस पेशकश को उन्होंने नहीं माना और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसके लिए हम ये नहीं दिखाना चाहते मतलब कि बलपूर्वक या डरा धमका करके जूनागढ़ का भारत में विलय किया गया, बल्कि वहाँ पर हम लोकतांत्रिक तरीके से जो है जूनागढ़ को भारत में सम्मिलित करेंगे। और वहाँ इसलिए वहाँ पर एक जनमत संग्रह कराया जाएगा। जनमत संग्रह से मतलब है कि लोगों की राय ली जाएगी एक मुद्दे विशेष पर, और मुद्दा ये था कि क्या वो भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं या पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। तो उस पर जनमत संग्रह होगा। अंततः 20 जनवरी 1948 को जो है जनमत संग्रह हुआ। 1,80,000 लोगों ने वोट किया, मतलब अपना मत दिया। और आपको ताज्जुब होगा कि केवल 91 लोगों ने 91 लोगों ने जो है पाकिस्तान के विलय के पक्ष में अपना मत दिया, और बाकी जो है सभी लोगों ने जो है भारत में रहने के पक्ष में अपना मत दिया। और इस प्रकार से भारी जनमत के आधार पर जूनागढ़ रियासत का जो है भारत में विलय कर दिया जाता है। तो इस तरह से फिर जो अगली रियासत थी वह हैदराबाद रियासत। तो हैदराबाद रियासत ने जो है सबसे ज़्यादा चूँ चपाट अगर करी थी तो हैदराबाद रियासत ने करी थी। और इसमें भी हैदराबाद रियासत एक बड़ी रियासत भी थी और यहाँ के शासकों को जो है निज़ाम कहा जाता था। हैदराबाद की कुल आबादी में अगर देखें तो हिंदू बहुसंख्यक थे, लेकिन जबकि मुसलमान किसी क्षेत्र में कहीं वो बहुसंख्यक थे तो कहीं वो अल्पसंख्यक की स्थिति में थे। तो हैदराबाद भी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वो 3 भाषाई क्षेत्रों से, जैसे मराठवाड़ा हो गया, कन्नड़, तेलुगु, इन 3 क्षेत्रों के लोगों की आबादी से मिलकर के बना था। 1947 में यहाँ पर जो है निज़ाम, यहाँ के शासकों को निज़ाम कहा जाता। तो मीर उस्मान अली खान वहाँ पर शासन चल रहा था और निज़ाम चाहता था कि हैदराबाद रियासत को जो है स्वतंत्र रियासत का दर्जा दिया जाए। और क्योंकि जैसे मैंने कहा सरकार के पास, भारत सरकार के पास तो ये बड़ा था, क्योंकि जो हैदराबाद है वो बिल्कुल भारत के बीच में है। तो अगर ये स्वतंत्र रहेगा तो फिर दिक्कतें थी, बार बार की दिक्कतें थी। तो उस पर दबाव पड़ा कि वो जो है भारत संघ में अपना क्या कर ले, विलय कर ले। जब उस पर दबाव हुआ तो दबाव पड़ने पर निज़ाम ने जो है अपना पाकिस्तान में शामिल होने का मन बनाया कि नहीं, मैं तो पाकिस्तान में सम्मिलित होऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान में संपर्क में था और पाकिस्तान उसे कई तरह के प्रलोभन भी दे रहा था कि एक बार अगर वो अपने पाकिस्तानी पक्ष में विलय करता तो उसको ये सुविधा दी जाएगी, वो दी जाएगी, ना जाने क्या क्या उसको प्रलोभन दिए गए। तो पटेल ने फिर निज़ाम से बातचीत करने का निश्चय किया कि इससे बातचीत की जाएगी। और फिर नवंबर 1947 में पटेल और निज़ाम के बीच में वार्ता हुई। और वार्ता हुई तो यथास्थिति बहाल रखते हुए, स्टैंड स्टिल जो पॉलिसी है उसको यथास्थिति बहाल रखते हुए 1 साल का समय निज़ाम ने मांगा कि मुझे सोचने के लिए लगभग 1 साल का समय दे दो। और इसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहा जाता है, यानी यथास्थिति बहाल समझौता इसको कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो सरदार पटेल थे इनका बड़ा रोल है। और इनकी जो रियासतों को एकीकरण के लेकर की जो पॉलिसी थी उसमें जो उन्होंने सिद्धांत अपनाया था वो था गाजर और छड़ी का सिद्धांत। अभी गाजर और छड़ी का सिद्धांत क्या था तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि गाजर और छड़ी के सिद्धांत से मतलब ये था कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो रियासतों के शासकों से मिलते, उनसे प्यार से बात करते और उनको कहते कि आप जो है भारत संघ में विलय कर दो। अगर आपने विलय कर दिया तो आपको ये सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे प्री पर्स दिए जाएंगे, आपको इतना वेतन दिया जाएगा, इस तरह की सुविधाएं आपको दी जाएंगी। अगर उन्होंने मान लिया तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरा ये था, ये तो गाजर का सिद्धांत हुआ कि आप लो, आप मज़े से रहो, गाजर खाओ और
भारत संघ में विलय कर दो। और दूसरा ये था कि अगर वो नहीं मानते थे तो फिर उनको कहा जाता कि फिर फौज हमारे पीछे खड़ी है, फिर वो जब आप नहीं मानेंगे तो इस रियासतों ने तो भारत संघ में विलय होना ही होना है, इसलिए हमने छड़ी भी साथ में रखी हुई है और वो फौज का डर भी उनको साथ साथ में दिखा देते। तो इसीलिए इसे गाजर और छड़ी का सिद्धांत कहा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो इस तरह से आपको आना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा, इनके मध्य एक स्टैंड स्टिल समझौता होता है नवंबर 1947 में, और इस बीच जो है भारत सरकार की निज़ाम से वार्ता होती रही। जून जुलाई 1948 तक आते आते निज़ाम फिर पाकिस्तान का राग अलापने लग गया, और इस तरह से इधर जो रियासत की जनता थी वो निज़ाम के विरुद्ध होकर एकजुट होकर के आंदोलन करने के लिए उन्होंने बगावत कर दी। वहाँ की किसान, वहाँ की महिलाएं तो विशेष रूप से सबसे अधिक वहाँ पर प्रताड़ित थी, और वे निज़ाम के विरुद्ध सब मिलकर के आंदोलनरत हो गए। किसानों में भी जो तेलंगाना के किसान थे, तेलंगाना क्षेत्र के जो किसान थे, तेलंगाना क्षेत्र इस साइड में यहाँ पर पड़ता है, तो इस क्षेत्र के किसान सबसे ज़्यादा पीड़ित थे। तो उन्होंने निज़ाम के विरुद्ध जो है आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। अब निज़ाम ने आंदोलन को कुचलने के लिए जो है अपने सैनिकों को, अर्धसैनिक बल जिन्हें रजाकार कहा जाता था, उनको रवाना कर दिया। ये रजाकार जो है बहुत सांप्रदायिक और बहुत कह सकते हैं गैर मुसलमानों के प्रति बहुत क्रूरता और अत्याचारपूर्ण इनका रवैया रहता था। तो जैसे ही रजाकार पहुँचे तो रजाकारों ने जो है लोगों पर अत्याचार, लूटपाट, बलात्कार और लोगों को मौत के घाट उतारने का कार्य आरंभ किया। और इस रजाकारों की जो सेना का जो नेतृत्व था, एक अंग्रेज सेना अधिकारी जिसका नाम एंड्रयूज था, वो कर रहा था। तो सितंबर में सरदार पटेल ने जो है अब जब इस तरह की ये स्थिति बढ़ती गई तो सरदार पटेल ने जो है, वल्लभ भाई पटेल ने जो है एक अंडर कवर ऑपरेशन चलाया। अंडर कवर का मतलब कि गुप्त अभियान एक चलाया जिसका किसी को, दुनिया को पता नहीं लगा, और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। कई बार पूछ लिया जाता है कि हैदराबाद रियासत का जो विलय हुआ वो किस ऑपरेशन के तहत हुआ, किस अभियान के तहत हुआ। तो ऑपरेशन पोलो या अभियान पोलो के तहत इसको कहा जाता। तो ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत जो है भारतीय सेना की जो एक टुकड़ी वह हैदराबाद पहुंच गई। 5 दिन के अपने अभियान में भारतीय सेना ने जो है एंड्रयूज को पराजित कर दिया। वो एंड्रयूज ने बड़ा निज़ाम को उचका रखा था कि अगर आप चिंता न करो, हम तो भारतीय सेना को पराजित कर देंगे, लेकिन 5 दिन में ही उसके पराजित उसको होना पड़ा और अंततः निज़ाम को आत्मसमर्पण करना पड़ा। और इस प्रकार से जो ऑपरेशन पोलो था, तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है सितंबर 1948 में जो है हैदराबाद का भारत संघ में उसको मिला दिया गया। तो ये आप देख रहे होंगे हैदराबाद के निज़ाम हैं, इधर ये पटेल साहब हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, भारत के लोहा पुरुष भी जिनको कहा जाता है। तो उसके बाद बारी आती है फिर कश्मीर रियासत की। तो जो कश्मीर रियासत है उसका विलय किस प्रकार से हुआ, वहाँ क्या दिक्कत थी। तो जब 15 अगस्त 1947 को कश्मीर रियासत के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने स्वतंत्र रहने की घोषणा करी कि भाई मैं तो स्वतंत्र रहूँगा। और सितंबर 1947 तक आधे इधर पाकिस्तान अपने काम पे लगा हुआ था चुपचाप तरीके से। यहाँ एक चीज़ मज़ेदार बात और है कि ये जो दोनों ही देश हैं, ये रियासतों को अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं, चुपचाप तरीके से अपना काम कर रहे हैं। तो सितंबर 1947 में पाकिस्तान के साथ उसने एक प्रकार का अस्थायी समझौता कर दिया और ये कहा कि वो पाकिस्तान के साथ सम्मिलित होने की उसने बात की। अब पाकिस्तान ने इसी समझौते को जो है अपना हथियार बना लिया, आधार बना लिया, और अक्टूबर 1947 को अपनी जो कबीलाई सेना थी, एक कबीलाई सेना थी, उसकी घुसपैठ वो जम्मू कश्मीर में उसने करवाई। और पाकिस्तानी सेना जिन क्षेत्रों में जाती थी, वो जो कबीलाई सेना थी वो जिन क्षेत्रों में जाती थी, वो वहाँ चाहे हिंदू हो अथवा मुस्लिम महिलाएं हों, उनके साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार करती थी। और तेज़ी से सेना जिन क्षेत्रों में गई तो तेज़ी से वो जहाँ पर हरि सिंह की ओर बढ़ने लगी। तो इस तरह से सेना के दुर्व्यवहार से और अपनी ओर आता देख राजा हरि सिंह बड़ा चिंतित हो गया और उसने अक्टूबर 1947 में फिर जो है भारत सरकार से सैनिक सहायता की मांग की। अब इधर नेहरू जी जो हैं वो उन्होंने भी हिचकिचाहट महसूस करी। उन्होंने कहा भाई देखो आप तो स्वतंत्र हैं और आपको इस तरह से तो हम सहायता दे नहीं सकते, क्योंकि अगर तो आप भारत में विलय होते तब तो आप हमारा क्षेत्र होते और फिर हम आपकी फिर तो हम मदद करते। तो उन्होंने जो है नहीं, यदि हाँ, ये एक ऑप्शन दिया गया कि यदि वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दें। एक विलय पत्र था इंस्ट्रूमेंट, तो उस विलय पत्र पर अगर हस्ताक्षर कर दे तो उनको सैनिक सहायता दी जा सकती है। तो नेहरू ने पटेल से भी इस संबंध में विचार किया था कि भाई क्या होगा जब कश्मीर में इस प्रकार की समस्या हो रही है, किस तरह से उसको सॉल्व किया जाए। तो पटेल ने कहा भाई आप छोड़ दो, मुझे 3 दिन का समय दे दो, मैं अपने आप सब ठीक कर लूँगा।
लेकिन पंडित नेहरू को लगा कि नहीं, इसको कूटनीतिक तरीके से ही हल किया जाना चाहिए, और उन्होंने जो है पटेल को कश्मीर से दूरी रखा, यानी उस तरह से वहाँ पर उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करवाया। अंततः राजा हरि सिंह और भारत सरकार के मध्य जो है 26 अक्टूबर 1947 में जो विलय पत्र है उस पर हस्ताक्षर हो गए, और उसमें ये सहमति बनी कि भारत ने जो है भाई जैसे ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर, तो भारत ने तो उसकी अपनी सहायता के लिए अपनी सेना भेजनी शुरू कर दी। इधर ये भी स्वीकार हुआ कि संविधान में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे, और इसलिए आप देखते होंगे, अगर आपको जानकारी होगी, कि अभी 5 अगस्त 2019 में धारा 370 और जो 54 में 35 आया था उसको अब समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह की व्यवस्था उस समय के विलय पत्र में बात थी, तो इस तरह से उसको किया गया था। तो राजा हरि सिंह की मदद के लिए सेना भेजी गई, और भारतीय सेना के आते ही कबीलाई सेना जो है पीछे हटने लगी। अब यहाँ तक ये सेना पहुँची हुई है, यहाँ आप देख रहे होंगे, तो यहाँ से ये पीछे, यहाँ से इन क्षेत्रों में ये पहुँची हुई थी, ये पीछे हटती है, और इन क्षेत्रों पर आकर के ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, इन क्षेत्रों में आकर के ये जो आप देख रहे हैं, इन क्षेत्रों में आकर के ये यहीं पर खड़ी हो जाती, मतलब इससे पीछे नहीं जाती है। हमारा तो ये पूरा कह सकते हैं क्षेत्र था, लेकिन यहाँ पर वो आकर के खड़ी हो जाती हैं। अब जब यहाँ पर ये आकर के खड़ी हो जाती हैं तो इसे फिर लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। इस बीच नेहरू उसको क्या कहते हैं, राष्ट्र संघ में ले गए, संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए। तो वहाँ पर ये था कि जहाँ पर है वहीं पर खड़े रहें, और मतलब जहाँ तक अभी हैं उस यथास्थिति की बात हुई। तो उस कारण से ये वाला क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसको POK कहा जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। इस क्षेत्र में वो चला गया, ये लाइन ऑफ कंट्रोल हुई। और जम्मू कश्मीर की समस्या का ये निर्णय हुआ कि भाई जम्मू कश्मीर की जो समस्या है इसका समाधान जो है कि ये भारत में सम्मिलित हो या पाकिस्तान में सम्मिलित हो, इसके लिए जन संग्रह होना चाहिए। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो है बार बार दबाव बनाता था कि जनमत संग्रह होना चाहिए, जनमत संग्रह हो, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, और क्योंकि मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी उसे लगा कि उसके पक्ष में ही जो है लोग वोट करेंगे और पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाएंगे। तो भारत ने कहा ठीक है, हम जो है जनमत संग्रह के लिए तैयार हैं, लेकिन भाई अंतर्राष्ट्रीय नियम ये कहते हैं कि आपको अपनी सेना को जो है पहली वाली स्थिति में ले जाना पड़ेगा। जब तक आपकी सेना, तब तक जनमत संग्रह नहीं हो सकता, क्योंकि कई प्रकार के दबाव है, नियम अनुसार सही नहीं है। पाकिस्तान ने कभी भी अपनी सेना को पीछे वो नहीं ले गए, यहाँ से पीछे वो ले जाने को तैयार नहीं था। सेना उसी LOC पर डटी रही, और इस कारण से वहाँ कभी जो है फिर जनमत संग्रह नहीं हो पाया। और जनमत संग्रह नहीं हो पाया तो कश्मीर की जो समस्या है वो बनी रही, और भारत में कई प्रावधान उसके लिए किए गए। आज हमारा लगभग ये 2/3 हिस्सा तो हमारे पास है, 2/3 पॉइंट जो है हमारे पास है, लेकिन 1/3 जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास चला गया है, और जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। कई बार आप सुनते हो कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भाई हमें ये पूरा इलाका चाहिए, POK भी हमारा है। अंततः 5 अगस्त इसकी जम्मू कश्मीर की जो है विशेष राज्य के रूप में उसका दर्जा बना रहा। उसको धारा 370 के तहत उसका अपना संविधान था, उसका अपना पूरा सिस्टम था। भारत के संविधान के केवल कुछ ही प्रावधान वहाँ पर लागू हो पाते थे। तो 5 अगस्त 2019 को जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने जो ये विशेष राज्य का दर्जा था उसके लिए जो प्रावधान अस्थायी प्रावधान थे, उन अस्थायी प्रावधानों के लिए धारा 370 और 35A को समाप्त कर दिया, और जम्मू कश्मीर को अब 2 भागों में बांट दिया है। एक क्षेत्र लद्दाख क्षेत्र हो गया और दूसरा जम्मू कश्मीर क्षेत्र हो गया, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उनको मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, ये भारत जो कश्मीर हम देखते हैं टॉप में, इधर ये POK है और इधर ये COK है। COK का मतलब है चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। 1962 का जो युद्ध हुआ था, तो ये वाला जो इलाका है ये चीन ने हमसे ले लिया था, और आज भी उसी के नियंत्रण में, उसी के कब्जे में है। तो इस तरह से कश्मीर की समस्या का जो समाधान है वो विवादास्पद रहा, और अंततः अब क्योंकि भारत संघ में उसको पूर्ण रूप से सम्मिलित कर लिया गया है, हालांकि आतंकवादी गतिविधियाँ वहाँ घटित होती रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये समस्या लगभग समाप्ति की ओर है। और इस तरह से भारतीय जो कश्मीर रियासत है, जम्मू कश्मीर रियासत है, वो भारत संघ में इस प्रकार से वो सम्मिलित हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं मणिपुर के विलय की। तो मणिपुर जो है आज़ादी से कुछ समय पहले ही वहाँ का जो राजा था बोध चंद्र सिंह, उसने भारत संघ में विलय है तो अपनी सहमति दे दी थी, और उन्हें ये भी आश्वासन दिया गया भारत सरकार के द्वारा कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी, उन्हें अपना शासन अपने हिसाब से चलाते रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वहाँ की जनता ने दबाव बनाया कि नहीं, मणिपुर में जो है जनमत संग्रह हो, चुनी हुई विधानसभा हो,
चुने हुए प्रतिनिधि। तो अंततः मजबूर होकर के दबाव में आकर के जो बोधीचंद्र है सिंह है उसने जून 1948 में विधानसभा का वहाँ पर चुनाव करवाया, और इस चुनाव के परिणाम स्वरूप जो है मणिपुर रियासत में अब संवैधानिक राजतंत्र आ गया। संवैधानिक राजतंत्र आप समझते हैं कि अब जो राजा है वो संविधान के अनुसार अपनी मर्जी से नहीं बल्कि संविधान के अनुसार कार्य करेगा। तो इस तरह से कायम हुआ। और एक मज़े की बात और है, एक जीके की और सामान्य ज्ञान की बात है कि भारत में मणिपुर पहला राज्य था जिसने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया था। इस तरह से कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अपने आधार पर चुनाव कराया था। तो मणिपुर पहला राज्य था। 1948 में ये चुनाव वहाँ पर, जून 1948 में ये चुनाव वहाँ पर हुए थे। और इसी से जुड़ता हुआ मैं थोड़ा और चलूँ, कभी कोई भी क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग इस तरह से आ जाता है कि पहला कौन सा राज्य है, आम चुनाव में पहला कौन सा राज्य है जहाँ सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रयोग हुआ। तो 1952 में जो आम चुनाव हुए थे, 52 में जो आम चुनाव हुए थे, तो उसमें हिमाचल प्रदेश में पहला वोट पड़ा था उस आम चुनाव में, तो इसलिए वहाँ हिमाचल का भी नाम आ जाता। तो कई बार इस तरह की कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है कि हिमाचल है या मणिपुर है। तो हमें प्रश्न पर ध्यान देना होगा कि प्रश्न अगर सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार की बात क्या रही है तो वो फिर मणिपुर होगा। और अगर आता है आम चुनाव में पहला सबसे पहले कहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग हुआ लोकसभा के, तो वो आपका हिमाचल होगा, वो लोकसभा से, और यहाँ ये विधानसभा का है। तो खैर ये इस तरह की स्थिति हुई। और फिर मणिपुर नई विधानसभा में मणिपुर रियासत को भारत संघ में सम्मिलित होने को लेकर के फिर एक मतभेद हो गया। वहाँ पर जो मणिपुर कांग्रेस थी वो तो भारत संघ में विलय के पक्ष में थी, लेकिन जो अनेक और पार्टियां थी वो इसका विरोध कर रही थी। तो भारत सरकार ने भी देखा कि विवाद बढ़ रहा है, तो उसने 1949 में जो है जो वहाँ की निर्वाचित विधानसभा थी उससे परामर्श नहीं किया और सीधे राजा पर दबाव बनाए कि वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर ले। और फिर राजा ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया और इस तरह से मणिपुर का भारत संघ में, वैसे तो 47 में ही स्वतंत्रता से पहले ही विलय हो गया था, लेकिन जो थोड़ा सा डिस्प्यूट की स्थिति आई, विवाद की स्थिति आई, तो उसको फिर रिजॉल्व कर दिया गया 1949 में। हालांकि उसके कारण वहाँ के लोग नाराज हो गए कि चुने हुए लोगों प्रतिनिधियों की जो है राय नहीं ली गई, और इस तरह से मणिपुर का भी भारत संघ में विलय हो गया। ये आप अगर मानचित्र देख रहे होंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये भारत में ये मणिपुर है, ये वाला जो हिस्सा है ये मणिपुर है। अगर आप यहाँ भी देख रहे होंगे तो यहाँ ये दिखा रखा है, ये वाला जो हिस्सा है ये मणिपुर है। अब हम बात करते हैं, इसके अलावा ये तो रियासतों का विलय की बात हुई। अब बात करते हैं फ्रांसीसी उपनिवेशों की। तो भारत में फ्रांसीसियों के उपनिवेश थे, जैसे पांडिचेरी हो गया, या आप अगर देख रहे होंगे तो ये पांडिचेरी है, इधर ये कराईकल है, इधर ये आपका यनाम है। तो इन क्षेत्रों पर, ये जो सारे क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर जो है फ्रांसीसियों का कब्जा था, और इन्हें अंततः 1954 में फ्रांसीसियों से इसको मुक्त करा दिया गया, और इन तीनों को मिला करके कुछ हिस्से इसके हैदराबाद, उधर क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश में दे दिए गए, बाकी सबको मिला करके एक पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश का जो है निर्माण किया गया। तो इस तरह से ये भी भारत संघ में सम्मिलित हो गए। इसके बाद फिर बात आती है पुर्तगाली उपनिवेशों की। तो इनका भारत संघ में किस तरह से विलय हुआ। तो पुर्तगाली उपनिवेशों में जैसे गोवा हो गया, दादर नागर हवेली हो गया, दमन और द्वीप हो गया, इन पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। और जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी तो उस समय जो बड़े नेता थे और कांग्रेस थी उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इनकी स्वतंत्रता पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनको लगता था कि अगर इन क्षेत्रों पर ध्यान दें तो संभवतः जो मुख्य भारत में हमारे अंग्रेजों की लड़ाई वो कमज़ोर पड़ सकती है, उसके कारण उस पर वो कमज़ोर हो सकती है। तो उन्होंने और कई बार तो जैसे पंडित नेहरू ने एक बार कहा था कि भाई ये तो स्वतंत्रता की गाल पर एक छोटी सी फुंसी है, इसको कभी भी मसल करके साफ़ कर दिया जा सकता है, जब चाहे तब साफ़ कर देंगे, और मतलब जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो उसके बाद इसको आसानी से भारत के कब्जे में ले लिया जाएगा। इस तरह का उनका विश्वास था। पर बाद में जब भारत स्वतंत्र हो गया तो इसको ये जो क्षेत्र थे, जैसे आप कहेंगे तो ये गोवा, इधर आपका कहीं गोवा है, इधर ये दादर नागर हवेली, ये दमन द्वीप वगैरह ये क्षेत्र हैं, तो इन सारे क्षेत्रों को भारत संघ में सम्मिलित करने में बड़ी दिक्कत आई। बहुत कह सकते हैं कठिन चुनौती का जो है सामना करना पड़ा, एक बड़ी चुनौती वो बन गई। हाँ, गोवा, जैसे मैंने कहा, गोवा के लिए, गोवा में सबसे पहले 1946 में जो उसकी स्वतंत्रता के लिए पहली बार आवाज़ उठाई थी वो राम मनोहर लोहिया अपने किसी दोस्त को मिलने के लिए वहाँ पर गए थे, और उन्होंने वहाँ पर कुछ स्थिति देखी, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जो है उसकी स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई। गांधी जी का उनको बड़ा समर्थन प्राप्त था। तो फिर वहाँ पर जो आज़ाद गोमांतक पार्टी एक थी,
उस गोमांतक पार्टी ने इस आंदोलन की अगुवाई करी। बाद में 1954 में राम मनोहर लोहिया ने भी एक पार्टी बनाई। उसने भी वहाँ पर यहाँ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। ये निरंतर चलता रहा। 1900 ये स्थिति चलती रही तो 1955 में भारत सरकार ने जो है गोवा पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। पुर्तगाल क्योंकि नाटो का सदस्य था तो भारत हिचक रहा था, क्योंकि वो एक सैनिक संगठन था। शीत युद्ध में जैसा आप जान चुके हैं कि नाटो का संगठन है, और नाटो के एक देश पर भी अगर हमला करना तो उसकी संधि कुछ इस प्रकार थी कि उस पर हमला माना जाएगा। तो भारत हिचकिचा रहा था कि किस पुर्तगाल से वो सीधा उस पर सैनिक कार्रवाई न करे, इसलिए उससे उलझने से वो झिझक रहा था। हुआ क्या कि नवंबर 1961 में जो है पुर्तगाली सैनिकों ने गोवा के मछुआरों पर गोली चला दी, और जब गोली चलाई तो जिससे एक व्यक्ति की वहाँ पर मौत हो जाती है। तनाव, स्वाभाविक सी बात है कि तनाव जो है वो चरम पर पहुँच गया। रक्षा मंत्री उस समय वी के कृष्ण मेनन थे, और नेहरू ने एक आपात बैठक बुलाई, और ये निर्णय हुआ कि 17 दिसंबर को जो है 1961 को लगभग 30,000 सैनिकों को एक ऑपरेशन के अंतर्गत, जिस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन विजय, उसके अंतर्गत जो है गोवा भेज दिया जाएगा। और ऑपरेशन विजय में वायुसेना और नौसेना दोनों ही शामिल होंगी। तो 17 दिसंबर को ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। 36 घंटे के अंदर ही भारतीय सेना ने जो है पुर्तगाली सेना को पराजित कर दिया, और जो है इस प्रकार से 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने पुर्तगाली सेना को पराजित कर जो है पुर्तगाल जो उपनिवेश था उस उपनिवेश को भारत संघ में सम्मिलित कर लिया, और उस जो विलय पत्र था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उसको कहा जाता था, उस पर हस्ताक्षर करा लिए, और इस तरह से जो पुर्तगाली उपनिवेश थे वो भी भारत संघ में जो है सम्मिलित हो जाते हैं। इसके बाद तो ये हमारी चर्चा इस प्रकार से थी। अब जो मेरे विद्यालय के विद्यार्थी उनके लिए कुछ गृह कार्य हैं, जो कुछ हमने यहाँ पर चर्चा करी उस पर आधारित हैं। जैसे लाल एवं पीला भारत से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। क्या समझते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थीं, भारत में इनमें से भारत में और पाकिस्तान में कितनी कितनी रियासतों को शामिल किया गया। तीसरा ऑपरेशन पोलो क्या था, कहाँ कब चलाया गया। स्वतंत्रता अधिनियम में रियासतों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, जूनागढ़, हैदराबाद, इनके बारे में संक्षिप्त एक लेख लिखिए। और देशी रियासतों के विलय के लिए सरदार पटेल की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। सरदार पटेल जो हैं, जिनको लोहा पुरुष कहा जाता, तो इनकी बड़ी भूमिका है, इनको के कारण ही ये सब संभव हो पाया। और आप जानते होंगे कि आज इन्हीं के नाम पर जो है एक स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची, दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची जो है मूर्ति, एक तरह स्टैचू जो है वो आपका नर्मदा नदी में जो है उसको गुजरात में स्थापित किया गया है। तो इस तरह से ये भी जीके की बात थी। तो अंततः मैं आपको फिर एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जो घंटी की छवि है उसको आप दबाएं, प्रेस करें, क्लिक करें, जिससे आपको नई वीडियो की सूचना जो है निरंतर मिलती रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।